काफी स्पेशल हो, या आपके मोबाइल का छोटा सा स्पीकर इतनी तेज आवाज कैसे निकालता है? एग्जैक्टली और इन सब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हाँ, और आज का हमारा ये डीप डाइव ALP CBT2 के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स के लिए काफी स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल, आज हम सिर्फ रटने वाले फॉर्मूले नहीं देखेंगे। कॉपर कॉइल और सॉफ्ट आयरन कोर के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे काम करती हैं, ये सब समझेंगे। तो ऋषभ, अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो इस टॉपिक का वेटेज क्या है और शुरुआत में चुंबक के किन बेसिक गुणों से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं? देखो, इसका वेटेज काफी ज्यादा है क्योंकि जनरेटर, मोटर या ट्रांसफॉर्मर सबका बेस यही है। और सवालों की बात करें तो सबसे बेसिक है आकर्षण, मतलब लोहा, निकल, इनको अपनी तरफ खींचना। राइट, और दूसरा दिशा बताने वाला गुण। हाँ, अगर चुंबक को लटका दो तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण में ही रुकता है। इसी गुण की वजह से पहले नाविक लोडस्टोन का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ये लोडस्टोन, एग्जाम में अक्सर इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है ना? बिल्कुल, ये असल में मैग्नेटाइट होता है और इसका सूत्र है Fe3O4। सीधा सवाल बनता है इससे। एक डाउट है मुझे, क्या हम चुंबक को काटकर उसका सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल अलग कर सकते हैं? अरे नहीं नहीं, एग्जामिनर यही फंसाता है। मोनोपोल यानी अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता प्रकृति में। अच्छा, मतलब अगर मैं इसे बीच से तोड़ दूं तो भी हर छोटे टुकड़े में दो पोल्स अपने आप बन जाएंगे और दोनों की ताकत हमेशा एकदम बराबर होगी। ओह, और सबसे ज्यादा ताकत कहाँ होती है चुंबक में? अनारोपोलर यानी ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है, और जैसे जैसे आप मध्य में जाओगे ये शून्य हो जाएगी। और हाँ, सेम पोल्स में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और ऑपोजिट में आकर्षण। वेट, एक मॉक टेस्ट में मैंने देखा था चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का कुछ अनुपात होता है। ये दोनों अलग अलग क्यों होते हैं? बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा आपने। देखो, जो चुंबक का फिजिकल साइज हमें बाहर से दिखता है वो ज्यामितीय लंबाई है, पर साइंस कहता है कि असली ध्रुव एकदम किनारों पर नहीं होते। अच्छा, मतलब ध्रुव थोड़ा सा अंदर खिसके हुए होते हैं। एग्जैक्टली, इसलिए उनके बीच की दूरी यानी चुंबकीय लंबाई थोड़ी कम होती है और ये अनुपात सीधा 0.84 होता है एग्जाम के लिए। मतलब चुंबकीय लंबाई कुल लंबाई का लगभग 84% ही होती है। दिमाग में सेट कर लो दोस्तों। हाँ, और एक और ट्रिकी चीज है, अगर चुंबक को लंबाई के समानांतर यानी पैरेलल काटो तो उसकी प्रबलता आधी हो जाती है, क्योंकि एरिया आधा हो गया। और अगर लंबवत यानी बीच से परपेंडिकुलर काटूं तो प्रबलता समान रहेगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बदला ही नहीं ना। समझ गई। अब अगर पदार्थों की बात करें तो प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबकों में क्या अंतर है? मशीनों में कौन से यूज होते हैं? प्राकृतिक तो खदानों से मिलते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होती और काफी कमजोर होते हैं, इसलिए मशीनों में हम मानव निर्मित यानी कृत्रिम चुंबक ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्थायी चुंबक होते हैं, परमानेंट वाले, ये किस चीज से बनते हैं? इन्हें बनाने के लिए इस्पात यानी स्टील, अल्निको और अल्कनेक्स का इस्तेमाल होता है। कंपास और लाउडस्पीकर में यही लगते हैं। और अस्थायी चुंबक वो नर्म लोहे या सॉफ्ट आयरन से बनते हैं। इनमें खासियत यह है कि जब तक करंट जाएगा तभी तक ये चुंबक रहेंगे। अच्छा, जैसे ही करंट ऑफ किया चुंबकत्व भी खत्म। हाँ, और इनकी ताकत हम कॉइल के फेरों और करंट से कंट्रोल कर सकते हैं। विद्युत घंटी और क्रेन में यही इस्तेमाल होते हैं। राइट, अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे स्टूडेंट्स घबराते हैं, कूलाम का नियम और यूनिट्स। इसे आसानी से कैसे याद रखें? देखो, कूलाम का नियम रटना नहीं है, ये बस बताता है कि दो पोल्स के बीच कितना फोर्स लगेगा। इसका सूत्र है F बराबर म्यू नॉट M1 M2 बटे 4πr²। तो यहाँ M1 और M2 ध्रुवों की ताकत हो गई। बिल्कुल, ताकत जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा, पर दूरी यानी R जितनी बढ़ेगी फोर्स उसके स्क्वायर के हिसाब से कम हो जाएगा। और इसमें जो म्यू नॉट है, निर्वात की चुंबकशीलता, उसका मान क्या होता है? इसका मान 4π गुणा 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर होता है। ओके, और इसके मात्रकों में भी तो काफी लोचा है ना, SI और CGS यूनिट्स में? हाँ, SI मात्रक टेस्ला है और CGS मात्रक गॉस है। रिलेशन याद रखना, एक गॉस बराबर 10 की पावर -4 टेस्ला। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर करते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं और फ्लक्स, इन दोनों में क्या फर्क है? बल रेखाएं तो बस रास्ता दिखाती हैं,
बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। मतलब ये एक पूरा लूप बनाती हैं। तो फ्लक्स क्या है फिर? ऐसे सोचो कि बल रेखाएं बारिश की बूंदें हैं। अगर आप एक छाता खोलो तो उस छाते से टकराने वाली टोटल बूंदों की संख्या को हम फ्लक्स कहेंगे। अरे वाह, ये सही उदाहरण है। और इसकी इकाई क्या होती है? SI मात्रक वेबर है और CGS मैक्सवेल। एक मैक्सवेल में 10 की पावर -8 वेबर होते हैं। तो फ्लक्स घनत्व या B का मतलब होगा कि छाते के एक छोटे से हिस्से पर कितनी बूंदें गिरी? एकदम सही। कुल फ्लक्स को एरिया से भाग दे दो। B बराबर फाई बटे A। मात्रक हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और ये MMF क्या काम करता है? जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लक्स या करंट को चलाने के लिए वोल्टेज चाहिए, वैसे ही चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को गतिमान करने के लिए MMF लगता है। इसकी इकाई एम्पियर टर्न होती है। राइट। अब दिशा निकालने वाले नियमों पर आते हैं। एग्जाम में ना मैक्सवेल और फ्लेमिंग के नियम अक्सर मिक्स हो जाते हैं। हाँ, मोटर और जनरेटर में कंफ्यूजन होता है। पहले मैक्सवेल देखते हैं। दक्षिण हस्त नियम कहता है कि दाएं हाथ में तार पकड़ो। अंगूठा करंट की दिशा में होगा ना? हाँ, अंगूठा करंट बताएगा और मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बताएंगी। और वो कॉर्क पेंच नियम भी ऐसा ही है? बिल्कुल। पेंच का आगे बढ़ना करंट है और पेंच को गोल घुमाना चुंबकीय क्षेत्र है। ये तो आसान था, पर फ्लेमिंग के नियमों में बड़ी दिक्कत होती है। कौन सा हाथ जनरेटर के लिए है और कौन सा मोटर के लिए? इसकी एक सॉलिड ट्रिक है। पुराने जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हम दाएं हाथ से भारी हैंडल घुमाते थे ना। ओह, दायां हाथ मतलब जनरेटर। एग्जैक्टली। तो फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम जनरेटर के लिए है और बायां यानी लेफ्ट हैंड नियम मोटर के लिए। वाह। और उंगलियां क्या दिखाती हैं इनमें? दोनों हाथों में तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र होती है और मध्यमा करंट। तो फिर अंगूठे का क्या रोल? मोटर में हम करंट देते हैं तो गति मिलती है, इसलिए बाएं हाथ का अंगूठा बल बताता है। जनरेटर में हम गति देते हैं तो करंट बनता है, इसलिए दाएं हाथ का अंगूठा चालक की गति बताता है। क्या बात है, ये तो बहुत लॉजिकल है। अब फैराडे और लेंज के नियमों की बात करते हैं। फैराडे का प्रथम नियम सीधा कहता है कि फ्लक्स में परिवर्तन से EMF उत्पन्न होता है। और द्वितीय नियम से फॉर्मूला मिलता है। हाँ, E बराबर N डेल्टा फाई बटे डेल्टा T। पर किताबों में इस फॉर्मूले के आगे एक माइनस का साइन भी होता है ना? हाँ, और वो माइनस लेंस का नियम है। लेंस कहता है कि प्रेरित EMF हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिससे वो पैदा हुआ है। अच्छा, मतलब जो उसे बनाता है वो उसी को रोकता है। बिल्कुल। चुंबक पास लाओगे तो दूर धकेलेगा, दूर ले जाओगे तो पास खींचेगा। जैसे वहां प्रतिरोध करंट को रोकता है, वैसे यहाँ प्रतिस्तंभता या रिलक्टेंस फ्लक्स में बाधा डालती है। इसकी मात्रक एम्पियर टर्न प्रति वेबर है। और जो फ्लक्स को पास होने दे, जैसे कंडक्टेंस होता है, उसे परमियंस या प्रवेश्यता कहते हैं। ये रिलक्टेंस का उल्टा है। मात्रक वेबर प्रति एम्पियर टर्न। एक चुंबकशीलता भी तो होती है ना? हाँ, परमिएबिलिटी यानी म्यू। ये B और H का अनुपात होती है। और एक होता है धारण शक्ति या रिटेंटिविटी। ये अवशिष्ट चुंबकत्व वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, चुंबक हटाने के बाद भी जो चुंबकत्व बचा रह जाए उसे धारण करने की क्षमता। स्थायी चुंबक के लिए ये बहुत अधिक होनी चाहिए। राइट। अब पदार्थों का वर्गीकरण देखते हैं। एग्जाम में प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय के उदाहरण खूब आते हैं। देखो, प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक चुंबक से दूर भागते हैं। इनकी म्यू 1 से कम होती है। उदाहरण जस्ता, तांबा, जल। और अनुचुंबकीय थोड़ा बहुत आकर्षित होते हैं। हाँ, पैरामैग्नेटिक क्षेत्र की दिशा में हल्का सा चुंबकित होते हैं, म्यू 1 से ज्यादा, जैसे प्लैटिनम, एल्यूमिनियम। और लौह चुंबकीय तो सबसे पावरफुल होते हैं ना? एग्जैक्टली। फेरोमैग्नेटिक बहुत प्रबल होते हैं, म्यू 1000 से भी ज्यादा, जैसे लोहा, निकल, इस्पात। ये क्यूरी ताप क्या होता है? इससे तो डायरेक्ट सवाल आते हैं। ये वो तापमान है जिस पर बहुत गर्मी के कारण लौह चुंबकीय पदार्थ अपनी शक्ति खो देता है और साधारण अनुचुंबकीय बन जाता है। अच्छा, तो अलग-अलग धातुओं के लिए ये तापमान क्या है? लोहे के लिए 1043 केल्विन, निकल के लिए 627 केल्विन और कोबाल्ट के लिए 1388 केल्विन। पर गर्मी से ऐसा होता क्या है अंदर? क्या इसका डोमेन सिद्धांत से कुछ लेना देना है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पदार्थों के अंदर 10 की पावर 18 से 21 परमाणुओं के छोटे ग्रुप होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं, एक सेना की तरह। तो जब वो चुंबक बनते हैं तो सेना एक लाइन में खड़ी हो जाती है। हाँ, लेकिन जब क्यूरी ताप तक गर्म करते हैं तो वाइब्रेशन से सेना की लाइन टूट जाती है और वो बिखर जाते हैं। चुंबकत्व खत्म। अमेजिंग। चालक पर लगने वाले बल का सूत्र भी बता दीजिए एक बार। वो होता है F = BIL sin थीटा।
B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट, L लंबाई और थीटा एंगल। राइट। अब चलते हैं इस डीप डाइव के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, BH लूप और हानियां। ये BH लूप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है? क्योंकि लोग इसे रबर बैंड की तरह इमेजिन नहीं करते। जब आप H बढ़ाते हो तो B बढ़ता है, पर जब H कम करते हो B तुरंत जीरो नहीं होता। एग्जैक्टली वो H के पीछे थोड़ा सुस्त होकर चलता है। इसी पिछड़ने को हिस्टेरेसिस कहते हैं। तो इस ग्राफ के साइज का क्या मतलब है? अगर लूप पतला है तो मतलब डोमेन आसानी से घूम रहे हैं, ऊर्जा की हानि कम है, ये एसी मशीनों के लिए बढ़िया है। और अगर लूप चौड़ा हुआ तो पदार्थ खराब है मशीनों के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है। पर हाँ, स्थायी चुंबक बनाने के लिए चौड़ा लूप ही चाहिए। इसी ग्राफ से हम रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी का पता लगाते हैं। तो इस चौड़े लूप की वजह से जो ऊर्जा बर्बाद होती है वही हानियां हैं। हाँ, मुख्य दो हानियां हैं। पहली शैथिल्य हानि या हिस्टेरेसिस लॉस, डोमेन के बार बार दिशा बदलने से जो घर्षण होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? WH बराबर ईटा BM की पावर 1.6 FV वॉट। और दूसरी होती है भंवर धारा हानि यानी एडी करंट लॉस। ये भंवर जैसा क्या है? फेराडे के नियम की वजह से कोर के लोहे में ही व्यर्थ का करंट गोल गोल घूमने लगता है, बिल्कुल नदी के भंवर की तरह। ये कोर को बहुत गर्म कर देता है। ओहो, तो इसका सूत्र क्या है? WE बराबर K BM का स्क्वायर F का स्क्वायर T का स्क्वायर वॉट। पर इस गर्मी से तो मशीन जल जाएगी। इससे बचने का कोई ट्रिक? बहुत सॉलिड ट्रिक है। हम ठोस लोहे का ब्लॉक यूज ही नहीं करते। हम लोहे को पतली पतली चादरों में काट देते हैं। अच्छा, और उनके बीच कोई इंसुलेटिंग लेयर लगा देते हैं? हाँ, वार्निश लगाकर। इसे ही लैमिनेटेड क्रोड कहते हैं। मतलब पत्तियों में काटने से भंवर का रास्ता ही टूट गया। एग्जैक्टली। फॉर्मूले में जो T है ना, वो उसी लैमिनेशन की मोटाई है। इसे न्यूनतम रखते हैं ताकि लॉस कम हो। वाह, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो बहुत ही लॉजिक के साथ क्लियर हो गए। वाह। 0.84 का अनुपात हो या क्यूरी ताप, सब कवर हो गया। बिल्कुल। और वो भी बिना कुछ रटे। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आप सबके लिए एक सोचने वाला प्रश्न छोड़ रही हूँ। हमने अभी बात की कि BH लूप चौड़ा या पतला होता है। हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है, यदि BH लूप का क्षेत्रफल किसी पदार्थ के लिए बहुत अधिक है, तो क्या उस पदार्थ का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में करना चाहिए? सोचिए और कमेंट्स में बताइए। बिल्कुल, आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।